नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। दोस्तों मध्यकालीन भारत में दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दोस्तों मध्यकालीन भारत में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हुए हैं और उसके कौन कौन से शासक हुए हैं और उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू से हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल से और उसके बारे में फिर आगे चल के एक एक वंश के बारे में और उसके कार्यों के भी हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल दोस्तों कब से कब है दोस्तों, 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को भी माना जाता है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे हैं दोस्तों, प्रमुख वंश दिया गया दोस्तों। पहला दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है दोस्तों सैयद वंश और पाँचवा है दोस्तों लोधी वंश। तो दोस्तों किसका कार्य कब से कब रहा है दोस्तों, गुलाम वंश दोस्तों 1206 से 1290, खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश दोस्तों 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। दोस्तों इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो वंश होते हैं इसमें पूछ देता है कि किस वंश का सबसे ज़्यादा समय तक कार्यकाल रहा है दोस्तों, इसको भी देखिएगा। गुलाम वंश दोस्तों 84 साल, आप लोग इस तरह काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा। खिलजी वंश 30 साल रहा, तुगलक वंश 94 साल और सैयद वंश 37 वर्ष और 75 साल लोधी वंश का शासनकाल रहा। तो इस तरीके से दोस्तों देख लेंगे। इसमें अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा है तो तुगलक वंश का रहा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा 94 साल रहा है। वहीं पर सबसे कम किसका रहा है दोस्तों, खिलजी वंश का 30 साल का शासनकाल रहा है। तो आइए दोस्तों इसके अब आगे देखते हैं, एक एक करके हम लोग शासन देखते हैं। पहला दोस्तों वंश देखेंगे गुलाम वंश। दोस्तों क्या देखते हैं, गुलाम वंश। दोस्तों आइए गुलाम वंश में देखते हैं। गुलाम वंश का शासनकाल दोस्तों 1206 से 1290 तक ले रहा है। इसके संस्थापक दोस्तों गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है या उसके रहे हैं। दोस्तों गुलाम वंश में दोस्तों कौन कौन से शासक रहे हैं उसको भी देखेंगे। दोस्तों गुलाम वंश में दोस्तों उतबी, शमसी और बलबनी वंशों का शासन भी रहा है दोस्तों, इसको जो कि आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पहले एक ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों इस वंश के शासकों को दोस्तों प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या मामलुक सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसके दोस्तों, इसमें कई बार दोस्तों पूछ चुका है कि इस वंश किस वंश के शासकों को प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या मामलुक वंश के या मामलुक वंश कहा जाता है, तो किसको, गुलाम वंश के शासकों को कहा जाता है। दोस्तों आइए गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों गुलाम वंश के शासक कौन कौन से हैं दोस्तों, आइए एक बार देख लेते हैं और फिर उसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से एक एक करके शासक को देखेंगे। तो पहला दोस्तों इसमें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर उसके बाद दोस्तों आराम शाह है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश है जो कुतुबी वंश से संबंधित था। वहीं पर आगे है दोस्तों रुकुनुद्दीन फिरोज, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह का शासनकाल आता है, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आता है, फिर उसके बाद बलबन का शासन आता है, फिर उसके बाद कैखुसरो को, फिर उसके बाद कैकुबाद का, फिर आखिरी और अंतिम शासक दोस्तों तो शमसुद्दीन क्यूमर्स का शासन रहता है। तो दोस्तों आइए इसके आगे दोस्तों हम लोग एक एक करके शासक को देखते हैं। तो पहला शासक है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख कार्य क्या रहा है और कब से कब इसका शासनकाल रहा है। तो आइए दोस्तों कुतुबुद्दीन शासक का देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा है दोस्तों 1206 से 1210 के शासनकाल तक इसका शासनकाल रहा है। कब से कब रहा है दोस्तों, 1206 से 1206 से दोस्तों 1210 तक ले इसका शासन कर रहा है दोस्तों। ये उतबी वंश से संबंध रखता है दोस्तों, कई बार पूछ लिया है। आप लोग देख हैं दोस्तों इसमें वही दोस्तों क्वेश्चन हम लोग समाहित किए गए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है और आने की संभावना व्यक्त की गई है, उसी को हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया गया है। इसमें दोस्तों 100% उसको आप लोग पाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आज तक यूपी PCS RO और IS में पूछ चुका है। इसमें एकदम 100% उसको समाहित किया गया है इस नोट्स में। तो आइए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक उतबी वंश से संबंध रखता है। इसका शासनकाल दोस्तों 1206 से 1210 में रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें क्या पढ़ा है दोस्तों। ऐबक को दोस्तों मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दोस्तों जो ऐबक था कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दोस्तों गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना की। दोस्तों इसने दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक दोस्तों उतबी वंश से संबंधित
था। कौने वंश से संबंधित था दोस्तों? ऐबक उत्तरी वंश से संबंध रखता है दोस्तों, हमने पहले ही आप लोगों को बताया है। दोस्तों आइए अगला क्या दोस्तों, इसने अपने शासनकाल में दोस्तों लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर दिल्ली का शासन संचालित करता था। तो दोस्तों ये पूछ सकता है कि दोस्तों यहाँ पूछा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको राजधानी बनाया था? दोस्तों किसको? लाहौर को दोस्तों इसने राजधानी बना रखी थी। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट में दोस्तों क्या है? दोस्तों ऐबक ने दोस्तों कौन थे? ऐबक ने मलिक एवं सिपह सलार की हैसियत से, किसके हैसियत से दोस्तों? मलिक एवं सिपह सलार की हैसियत से भारत में शासन करता है। इसने बगदाद के खलीफा से सल्तनत की पदवी, सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया। दोस्तों ये जरूर पूछता है दोस्तों कि कौन ऐसा शासनकाल रहा है, कौन ऐसा शासक रहा जो सुल्तान की पदवी धारण नहीं कर रखा था, सुल्तान की पदवी को धारण नहीं किया था या बगदाद के खलीफा से, क्योंकि उस समय का दोस्तों नियम था कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान की जो पदवी धारण करेगा वही शासन चलाएगा। लेकिन ऐबक उसका एक अपवाद के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये मलिक और सिपह सलार की हैसियत से भारत में शासन करता है और इसने दोस्तों लाहौर की राजधानी बनाकर दिल्ली पर इसने शासन करता है। दोस्तों ये ऐसा शासन था जो सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया, अर्थात एक सिपाही की हैसियत से शासन करता था। ना तो इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही इसने अपने नाम के खुतबा पढ़वाया था। दोस्तों ये पूछ चुका है, आप लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में दोस्तों ये पूछ चुका है कि आप लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसने अपने नाम से खुतबा नहीं पढ़वाया था। तो दोस्तों इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक में अगली पॉइंट देखते हैं क्या है दोस्तों। इसने दोस्तों इसी के शासनकाल में कुछ विद्रोह हो जाते हैं। कौन विद्रोह होते हैं? इन विद्रोहों को शांत करने के लिए गजनी के शासक इल्दौस से अपना विवाह तथा कुबाचा से अपनी बहन का विवाह तथा इल्तुतमिश से अपनी पुत्री के विवाह कर देता है। तो दोस्तों उस समय का शासनकाल था दोस्तों, वैवाहिक संबंध पहले प्राचीन काल से ही आ रहा था। तो वैवाहिक संबंध कहीं पर जो करना रहता तो वैवाहिक संबंध बना करके अपने से मजबूत हो जाते थे। आइए आगे पॉइंट में देखते हैं। आगे पॉइंट में क्या है इसमें दोस्तों, ऐबक ने अपने शासनकाल में अंग्रेज के संस्कृत विद्यालय को ध्वस्त कराकर उसी के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाता है। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा संस्कृत विद्यालय का ध्वस्त करवाया गया, उसमें एक अंग्रेज द्वारा बनाया गया संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसी को दोस्तों ध्वस्त कराकर वहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। तो आइए इसमें अगली पॉइंट दोस्तों, इसने अपने शासनकाल में दोस्तों राय पिथौरा के किले के पास कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाता है। कौन करवाता है दोस्तों? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दोस्तों निर्माण राय पिथौरा किले के पास करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और आगे इसमें देखते हैं दोस्तों, इसी मस्जिद को मध्यकालीन इतिहास में हिंदू इस्लामी शैली से निर्मित पहली इमारत मानी जाती है। किस दोस्तों? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को। किसको? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को दोस्तों इस्लामिक शैली से निर्मित पहला इमारत माना जाता है मध्यकालीन इतिहास में। हिंदू इस्लामिक शैली से निर्मित, किसमें? हिंदू इस्लामिक शैली से निर्मित इसको पहली मस्जिद माना जाता है। तो आइए ऐबक के बारे में और भी देखते हैं। ऐबक दोस्तों ऐबक ने ही सूफी शेख बख्तियार काकी, इसके बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। इस इमारत को ऐबक 4 मंजिला, किसको? ऐबक ने 4 मंजिला बनवाना चाहता था, लेकिन 1 मंजिला बनवाने के समय ही इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ऐबक दोस्तों केवल 1 मंजिला बनवा कर इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश द्वारा कराया जाता है। दोस्तों इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है, जो कि 4 मंजिला बनवाता है। लेकिन दोस्तों आगे आइए देखते आगे दोस्तों, फिरोज तुगलक के शासनकाल में दोस्तों आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण किस पे? कुतुब मीनार पर दोस्तों बिजली गिर गई, जिससे 2 मंजिला ध्वस्त हो गई, तो 2 मंजिला बनी। लेकिन दोस्तों फिरोज तुगलक ने 1 मंजिला मरम्मत करवा कर 1 मंजिला और इसमें बनवा देता है, जिससे यह 5 मंजिला हो जाती है। दोस्तों इस सलाह से पूछेगा दोस्तों कि कुतुब मीनार की 1 मंजिला दोस्तों कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके मृत्यु के बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने आकाशीय बिजली गिरने के बाद 5वां मंजिला बनाया, लेकिन उसको दोस्तों पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने 4 मंजिला बनवा कर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। आइए दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सिकंदर लोदी भी अपने शासनकाल में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों? ऐबक दोस्तों ऐबक की उदारता एवं दानशीलता के कारण इसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों किसे? ऐबक की उदारता एवं दानशीलता के कारण दोस्तों हातिम द्वितीय की संज्ञा इसे दी जाती है, और तथा लाखों के दान के कारण इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी पूछ चुका है कि किस शासक को सिकंदर लाख बख्श के नाम से या हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आगे देखते हैं तो मीठी एवं सुरीली आवाज़ के कारण कुरान पाठ करने के कारण से कुरान खां के नाम से भी जाना जाता
है। दोस्तों ये मीठी सुरीली आवाज़ में कुरान और पाठ करता था, जो कि बहुत शौकीन था उसका, इस वजह से इसे कुरान खा की उपाधि भी दी गई थी। तो दोस्तों ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली पॉइंट आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछ चुका है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं कि ऐबक के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों ऐबक के इस राज्य संरक्षण में फारसी के महान विद्वान, कौन? फारसी के महान विद्वान हसन निजामी एवं फ़ख ए मुदब्बिर रहते थे। कौन दोस्तों? हसन निजामी और फ़ख ए मुदब्बिर रहते थे। हसन निजामी ने ही ताजुम नासिर नामक किताब की रचना की। यह सल्तनत काल की पहली रचना है। दोस्तों पूछ देता है कि ताजुम नासिर नामक किताब की रचना किसने की थी और ये सल्तनत कालीन की पहली रचना कौन है? फ़ख ए मुदब्बिर रहते थे। तो कौन है? ताजुम नासिर की रचना कौन सी थी? हसन निजामी ने की थी, हसन निजामी ने की थी। यह सल्तनत कालीन की पहली रचना थी। आइए अगली पॉइंट देखते हैं किसमें क्या है। आगे पॉइंट में दोस्तों जिससे हमें सल्तनत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ताजुम मसलूम नाम से जो किताब लिखी गई है उसी के प्राप्त होती है। दोस्तों आगे पॉइंट दिया गया, ऐबक के ही शासनकाल में इसका सेना नायक बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी पूछता है कि बख्तियार खिलजी किसका सेना नायक था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में क्या है दोस्तों ऐबक की मृत्यु सन 1210 में चौगान खेलते समय आधुनिक पोलो, मतलब कि दोस्तों चौगान जो उस समय का खेल था उसे इसमें पोलो खेल के नाम से जाना जाता है। उसी को पोल को खेले करते समय दोस्तों 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसकी मृत्यु लाहौर में होती है और वहीं पर इसे दफना दिया जाता है। दोस्तों ऐबक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है। इसका शासन काल मात्र 8 महीने रहता है। ऐबक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो आराम शाह, उसका दोस्तों शासन काल आता है, लेकिन वो 8 महीने ही शासन कर पाता है। तो दोस्तों इस तरीके से 8 महीना शासन करने के बाद वो अयोग्य हो जाता है, इसके बाद हट जाता है। फिर इसके इल्तुतमिश का शासन काल आ जाता है। तो आइए दोस्तों इल्तुतमिश के दोस्तों इल्तुतमिश दोस्तों शमसी वंश से संबंधित था। तो दोस्तों आइए इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश क्या है दोस्तों सल्तनत की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का दोस्तों? ये पूछ चुका है दोस्तों कि इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर या सूबेदार था? तो वो बदायूं का था। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दोस्तों आप लोग देखेंगे इसको, दोनों को भी पॉइंट को पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में कि किस शासक को गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है, वो इल्तुतमिश को जाना जाता है। आइए दोस्तों अगली पॉइंट इसमें देखते हैं। अगली पॉइंट क्या है? अगली पॉइंट दोस्तों सल्तनत काल का यह पहला ऐसा सुल्तान था जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण करता है तथा छत्र एवं प्रमाण पत्र भी प्राप्त करता है। दोस्तों इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासन तो करता है, लेकिन वह दोस्तों खलीफा से ना ही कोई अपनी धारण करवाया था पदवी, ना ही छत्र एवं प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। ये पहला शासक था सल्तनत काल का जो खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण किया एवं छत्र एवं प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था। आइए दोस्तों इल्तुतमिश में अगली पॉइंट देखते हैं। इल्तुतमिश ने सन दोस्तों 1211 में दिल्ली सल्तनत की पुनः स्थापना की तथा लाहौर से राजधानी लाकर दिल्ली स्थापित किया। कहाँ दोस्तों पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में लाहौर राजधानी बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जब इल्तुतमिश का शासन आया 1211 में, तो उन्होंने दोस्तों कहाँ पर लाहौर से राजधानी लाकर दिल्ली कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में लाहौर राजधानी थी, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों दिल्ली राजधानी बना दी जाती है। इसी के शासनकाल में दोस्तों सर्वप्रथम दिल्ली राजधानी बनाई जाती है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट क्या है दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में? दोस्तों इल्तुतमिश अपने शासन के दौरान 40 तुर्क सरदारों का संगठन कर रखा था, एक संगठन बनाया था जिसे तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। इस संगठन को चरगान या तुर्क चालीसा भी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग ये भी देखेंगे पुराने क्वेश्चन में पूछ चुका है कि किस शासक ने तुर्काने चिहलगानी की स्थापना की थी? तो कौन था? इल्तुतमिश ने कर रखी थी। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसने अपने शासनकाल में प्रांतीय प्रशासन को इक्ता प्रणाली के अंतर्गत रखा। किस प्रणाली के अंतर्गत रखा था दोस्तों? इक्ता प्रणाली के अंतर्गत रखा था। इक्ता प्रणाली जो दोस्तों किससे संबंधित थी? भूभाग से संबंधित थी। यह व्यवस्था लागू करने वाला पहला सुल्तान था। दोस्तों इक्ता प्रणाली स्थापित करने वाला इल्तुतमिश पहला शासक था। आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में दोस्तों इल्तुतमिश सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। दोस्तों शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाने वाला पहला शासक दोस्तों इल्तुतमिश था, जिन्हें चांदी का टका एवं तांबे का जीतल के नाम से जाना जाता था। दो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे दोस्तों, उसे चांदी का टका एवं सोने के तांबे का जीतल के नाम से जाना जाता था। तो आइए दोस्तों अगले पॉइंट में देखते हैं कि इसकी पॉइंट क्या है। ये भी दोस्तों पूछ चुका है, जो ऊपर जितने हम पढ़ा रहे हैं सब पूछ चुका है दोस्तों। आइए अगली पॉइंट दोस्तों, इसी ने अपने शासनकाल में मकबरों का
निर्माण करवाना प्रारंभ किया, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों इल्तुतमिश को पूछता है कि दोस्तों मकबरा निर्माण का जन्मदाता किसे माना जाता है, और इल्तुतमिश को जाना जाता है इसी क्योंकि दोस्तों इसी के शासनकाल में, इल्तुतमिश के ही शासनकाल में मकबरों का निर्माण करना प्रारंभ शुरू किया गया था। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट इल्तुतमिश के बारे में क्या पढ़ेगी है। दोस्तों इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में राजस्थान के नागौर जिले, कौन दोस्तों, नागौर जिले के अतरीकन नामक दरवाजे का निर्माण करवाता है। दोस्तों अतरीकन नामक दरवाजे का निर्माण जो राजस्थान में किया गया है दोस्तों, उसका निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। दोस्तों इसी दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों ये आप लोग पूछता है कि किस दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो दोस्तों किसको, नागौर जिले में अतरीकन नामक दरवाजे से प्रेरित होकर के ही बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। आइए अगली पॉइंट देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में अगली पॉइंट है दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद अजमेर की मस्जिद है। कौन है दोस्तों, अजमेर की मस्जिद है जो इस्लामिक शैली पर आधारित है। दोस्तों ये पूछता है कि अजमेर की मस्जिद किस शैली पर आधारित है। दोस्तों इस्लामिक शैली पर आधारित है। तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद कौन है। दोस्तों अजमेर की मस्जिद है। आइए इल्तुतमिश के बारे में अगली पॉइंट देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में दोस्तों सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था। दोस्तों सुल्तान गढ़ी का मकबरा कौन बनवाया था, ये पूछ चुका है, इल्तुतमिश ने बनवाया था। दोस्तों इसके शासनकाल में सन 1221 में चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करता है। मंगोलों के आक्रमण का विफल करने में इल्तुतमिश सफल हो जाता है। दोस्तों मंगोलों के आक्रमण को विफल करने में इल्तुतमिश सफल हो जाता है। दोस्तों ये पूछता है कि किस सुल्तान ने मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया था। तो कौन दोस्तों था, इल्तुतमिश ने विफल कर दिया। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र को उत्तराधिकार घोषित कर अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान का उत्तराधिकारी घोषित करता है। दोस्तों इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जो अपने पुत्र को उत्तराधिकार न घोषित करके अपने पुत्री किसको, रजिया सुल्तान को उत्तराधिकार घोषित करता है। 1236 ईस्वी में दोस्तों बीमारी का इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थापित हो जाता है। आइए दोस्तों अगली पॉइंट दोस्तों, इल्तुतमिश दोस्तों शमसी वंश से संबंधित था तथा ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक ने अपनी मृत्यु के पूर्व दास्ता से मुक्त करके चला जाता है। यह इल्बारी जाति का तुर्क था। दोस्तों इल्तुतमिश जो था इल्बारी जाति का तुर्क था। दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया बेगम को सुल्तान बनाकर दिल्ली के तुर्क अमीर इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज की गद्दी पर बैठा देते हैं, रजिया बेगम के सुल्तान ना बनाकर। अब यहीं से दोस्तों यहाँ पर कंट्राडिक्शन चालू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों रजिया बेगम को इल्तुतमिश जो होता है वो दोस्तों किसको बनाता है, रजिया बेगम को अपने पुत्र को ना बनाकर, रुकनुद्दीन फिरोज को ना बनाकर रजिया बेगम को सुल्तान बनाता है। लेकिन दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों जो दिल्ली के सुल्तान ना बनाकर, जो बेगम को सुल्तान ना बनाकर दोस्तों तुर्क अमीर उस समय जो थे, उस समय इल्तुतमिश को ना बनाकर उसके पुत्र को बैठा देते हैं। जिससे दोस्तों आगे देखते क्या होता है। दोस्तों फिरोज के शासनकाल में माहसुतुर्काने का वर्चस्व रहता है। दोस्तों फिरोज जिस समय रुकनुद्दीन फिरोज था, इसकी माता का नाम था दोस्तों माहसातुर्काने था, उस समय उसका वर्चस्व रहता था। दोस्तों फिरोज एवं माहसातुर्काने के अत्याचारों से दिल्ली की जनता परेशान थी तथा रजिया बेगम पर भी कई अत्याचार किए जाते थे। दोस्तों माँ और बेटवा मिल करके दोनों रजिया सुल्तान पर अत्याचार करते थे। इन अत्याचारों से विरोध में रजिया बेगम लाल वस्त्र पहनकर महल के बाहर निकलकर दिल्ली की जनता के सामने न्याय की भीख मांगती है। दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये भी पूछ चुका है कि किसने लाल वस्त्र पहनकर महल के बाहर निकलकर दिल्ली की जनता के सामने न्याय की भीख मांगती है, वो रजिया बेगम थी। दोस्तों मध्यकाल में न्याय की मांग लाल वस्त्र पहनकर की जाती थी। दोस्तों मध्यकाल में न्याय की भीख जो मांगती जाती थी दोस्तों लाल वस्त्र पहनकर की जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं, दिल्ली की जनता के सहयोग से तुर्क अमीरों द्वारा सल्तनत काल में जो उच्च पद पर रहते थे उन्हें अमीर कहा जाता। फिरोज को गद्दी से हटाकर दोस्तों 1236 में गद्दी पर बैठा दिया जाता है किसको, रजिया बेगम को। इस तरह से दोस्तों जब वह सल्तनत न्याय की भीख मांगने लगती है तो वहाँ पर दोस्तों रजिया बेगम को बैठा दिया जाता है गद्दी पर। दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण कर यह शासन संचालित करती है। दोस्तों आइए अगली पॉइंट देखते हैं क्या है। अब दोस्तों यहाँ से रजिया बेगम का शासन चालू हो जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिमा शासक के नाम से तौर पर जानी जाती है। आइए आगे पॉइंट देते हैं रजिया बेगम के बारे में। दोस्तों रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह खुले मुंह दरबारियों के साथ कुल्हा एवं टोपा, कौन दोस्तों, कुल्हा एवं टोपा यानी अर्थात दोस्तों कुर्ता पैजामा पहनकर बैठती थी। रजिया सुल्तान को
उमदत उल निसवा की उपाधि प्रदान की गई थी। दोस्तों उमदत उल निसवा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? रजिया सुल्तान को प्रदान की गई थी। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अपने शासनकाल में गैर तुर्क सरदारों को तवज्जो देने के कारण दिल्ली तुर्क अमीर खफा हो जाते हैं। इसके शासनकाल में अमीर तुर्क खफा हो जाते हैं तथा इसे दिल्ली की गद्दी पर उतार कर इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र बहराम शाह को सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। किसको बैठा दिया जाता है दोस्तों? बहराम शाह को बैठा दिया जाता है, रजिया को हटा करके। आइए दोस्तों अब बहराम शाह के बारे में देखते हैं। दोस्तों सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने अपने शासनकाल में नाइब ए मुबाकित पद का सृजन करता है, जिसे नायब के नाम से जाना जाता है। इसके शासनकाल के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह भी कुछ समय तक के लिए सुल्तान बनता है। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। यह एक धर्म परायण सुल्तान था। दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद कुरान की आयतें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। दोस्तों ये दोस्तों पूछ चुका है कि किस शासक ने कुरान की आयतें बेचकर अपनी जीविका चलाता था? कौन? नासिरुद्दीन महमूद चलाता था। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। बलबन को मूली ए नाइब के पद पर नियुक्त किया जाता है, उलूग खां की उपाधि प्रदान। दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में ही बलबन को दोस्तों नाइब के पद के नियुक्त किया जाता है, जो उलूग खां की उपाधि धारण करके यहाँ पर रहता है। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों बलबन अपनी पुत्री के विवाह दोस्तों नसीरुद्दीन फिरोज से कर देता है। वहीं पर महमूद की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 1266 में सल्तनत की गद्दी पर बलबन का अधिकार हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों इल्तुतमिश के दो पुत्र थे। कौन से? तो रुकनुद्दीन फिरोज थे और बहराम शाह। दोस्तों इसकी पुत्री कौन थी? रजिया बेगम थी। आप लोग देख लिए जैसा उसका ऊपर देख लिए। आइए अब देखते हैं बलबन का शासन। दोस्तों बलबन दोस्तों इलबारी जाति से संबंधित था। किससे? इलबारी जाति से संबंधित था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था दोस्तों। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था दोस्तों। इन्होंने 1232 से 33 ईस्वी में बसरी नामक व्यक्ति बलबन का दिल्ली लाता है और इसे इल्तुतमिश के हाथों बेच देता है। दोस्तों बसरी नामक व्यक्ति था, उस बलबन को दिल्ली लाता और वहीं पर इल्तुतमिश को बेच देता है। दोस्तों बलबन का वास्तविक नाम दोस्तों बहाउद्दीन था। यह इलबारी जाति से संबंधित था तथा बलबनी वंश से स्थापना करता। इन्होंने बलबनी वंश की स्थापना किया। आइए आगे पॉइंट देते हैं बलबन के बारे में दोस्तों बलबन तुर्कान चिहलगानी। कौन? दोस्तों तुर्कान चिहलगानी का एक सरदार था। इसने अपने शासन काल में ईरानी परंपरा पर आधारित दरबार को सजाया तथा उच्च एवं निम्न अंतर स्थापित किया। दोस्तों ये पूछ चुका है कि किसने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया था? तो कौन था दोस्तों? तुर्कान चिहलगानी की स्थापना भी बलबन ने ही किया था। तो आइए अगले पॉइंट देखते हैं दोस्तों बलबन ने अपने शासनकाल में राजस्व सिद्धांत को दिया तथा इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान को कैसे प्रजा के साथ बर्ताव करना चाहिए इसमें यह निश्चित किया गया था। आइए अगले पॉइंट देखते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट में दिया है बलबन सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने विरोधियों के लिए कठोर लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता है। दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति को अपनाने वाला दोस्तों बलबन पहला सुल्तान था। दोस्तों आइए आगे पॉइंट देते हैं। बलबन सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसके गुप्तचर विभाग का गठन किया है कि मध्यकाल में बलबन का गुप्तचर विभाग इतना बेहतर था कि इसके राज्य में कोई छोटी सी गड़बड़ी हो जाती थी उसकी जानकारी हो जाती थी। दोस्तों इसका निचोड़ यह है कि बलबन सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान जिसने गुप्तचर विभाग का गठन कर रखा था। आइए अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? बलबन अपने महल के अंदर गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा था। बलबन स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताता था। दोस्तों ये भी पूछ चुका है कि अफरासियाब का वंशज किस शासक बताता था? वो बलबन बताता था जो ईरान का एक प्रतिष्ठित घराना था। दोस्तों अफरासियाब जो था वो ईरान का एक प्रतिष्ठित घराना था। बलबन कहता था कि हम वहाँ पर पैदा हुए, हम वहाँ के रहने वाले हैं, अपने आप को एक उच्च कोटि का जनाता था। दोस्तों आइए अगली पॉइंट देखते हैं। इसने अपने शासनकाल में दोस्तों फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करता है। कौन सा दोस्तों? नवरोज उत्सव का शुरुआत कौन करता है? बलबन करता है। ये भी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में दोस्तों। आइए अगली पॉइंट दोस्तों देखते हैं। बलबन सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने दरबार में ईरानी परंपरा, कौन दोस्तों? ईरानी परंपरा पर आधारित सिजदा एवं पाबोस। कौन दोस्तों? सिजदा एवं पाबोस अर्थात सिजदा का मतलब दोस्तों पाँव को छूमना प्रथम को लागू करता है। सिजदा माने दोस्तों पाँव को चूमना या पाबोस माने पैर को। दोस्तों अपने सिजदा माने अपने सिर को झुका करके, पाबोस माने पाँव को चूमना, सिजदा माने पाँव को चूमना होता है। आगे पॉइंट देखते हैं तो बलबन सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसकी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। इसकी न्याय व्यवस्था दोस्तों निष्पक्ष थी। बलबन अपने शासनकाल में राजस्व सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रमुख विशेषताएं बताएं। कौन प्रमुख विशेषताएं बताएं दोस्तों? पहला बताया कि दोस्तों राजा या सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का ही रूप होता है जिसे नियावत खुदाई के नाम से जाना जाता है। दूसरा दोस्तों राजा या सुल्तान निरंकुश होना
चाहिए। इन्होंने अपना 2 विशेषताएं बताई कि राजा या सुल्तान जो होता है पृथ्वी पर ईश्वर का रूप होता है जिसे नियमत खुदाई कहा गया। वहीं पर दोस्तों राजा या सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बलबन राजस्व सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम दैवीय अधिकार सिद्धांत, कौन दोस्तों दैवीय अधिकार सिद्धांत का पालन किया। दोस्तों दैवीय अधिकार सिद्धांत का पालन करने वाला बलबन पहला सुल्तान बना। दोस्तों सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसके शासनकाल में मेहराबों का प्रयोग होने लगा। दोस्तों इन्होंने अपने मस्जिदों में उस समय मेहराबों का प्रयोग करने लगा था, पहला ऐसा सुल्तान था। आइए अगला पॉइंट दोस्तों, बलबन ने अपने शासनकाल में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से मकबरों का निर्माण करवाया। दोस्तों वैज्ञानिक विधि से मकबरों का निर्माण करवाने वाला बलबन पहला शासक था, ये भी दोस्तों पूछ चुका है। आइए अगली पॉइंट दोस्तों, दिल्ली के निकट मेहरौली के पास, दोस्तों कहाँ दोस्तों, मेहरौली के पास बलबन का मकबरा बना हुआ है जिसमें मेहराबों का प्रयोग किया गया है। इस्लामी पद्धति पर आधारित यह मकबरा है। दोस्तों पहला मकबरा कौन था जहाँ मेहरौली का प्रयोग किया, दोस्तों बलबन का मकबरा है, जहाँ पर उसे पद्धति का मेहरा वहाँ पर उसका मकबरा बना हुआ है जहाँ पर वह मरने के बाद दफनाया गया। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बलबन सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने सेना को एक केंद्रीय सैन्य संगठन नामक विभाग का गठन किया जिसे दीवाने अर्ज, क्या दीवाने अर्ज अर्थात सैन्य संगठन के नाम से जाना जाता है। इस विभाग के प्रधान को आरिज मुमलिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बलबन सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एक सेना का गठन किया जिसे केंद्रीय सैन्य संगठन गठन किया जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है और इसका जो प्रधान होता था दीवाने अर्ज का उसे आरिज मुमलिक के नाम से जाना जाता था। दोस्तों देखेंगे आप लोग ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, बलबन अपने पौत्रों का नाम फारसी रिवाजों पर रखे जिनमें मोहम्मद के पुत्र का नाम कैखुसरे एवं बुगरा के खां के पुत्र के नाम कैकुवाद रखा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों बलबन के 2 पुत्र थे दोस्तों, मोहम्मद और बुगरा खां। अब मोहम्मद के पुत्र का नाम कैखुसरो और बुगरा खां के पुत्र का नाम दोस्तों कैकुवाद था। यानी जो कैकुवाद था और कैखुसरो था ये बलबन के 2 पोते थे। तो दोस्तों आइए अगले पॉइंट देखते हैं, अपने पुत्र मोहम्मद, दोस्तों मोहम्मद इसका जो पहला पुत्र था दोस्तों, मोहम्मद की मृत्यु के सदमे के कारण 1287 में बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है 1287 में, उसी समय दोस्तों बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु के बाद कैखुसरो, दोस्तों कैखुसरो जो होता है वो मोहम्मद का पुत्र होता है। जो इसका बेटा मर गया उसका पुत्र कैखुसरो को सल्तनत की गद्दी पर बैठाया जाता, लेकिन दिल्ली के तुर्क अमीरों द्वारा इसे गद्दी पर ना बैठाकर कैकुवाद को बैठाया जाता। अर्थात दूसरे दोस्तों बलबन का जो पुत्र रहता, 2 पुत्र, मोहम्मद तो मर गया, मोहम्मद के पुत्र जो था कैखुसरो था, कैखुसरो को बैठाया, लेकिन दूसरा जो पुत्र था अस्थाई हकदार तो बुगरा खां था, क्योंकि बुगरा खां बलबन का पुत्र था। लेकिन अमीरों ने जो कैखुसरो भी हट गया तो उसको बुगरा खां के पुत्र कैकुकरो बैठा दिया। इस तरह से सल्तनत काल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि पिता के रहते उसके पुत्र को बैठाया गया। कौन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बुगरा खां को बैठाया ही नहीं, सब उसको ना बैठा करके उसके पुत्र कैकुवाद को बैठा दिए गए। इस तरीके से यह अपवाद देखा गया पहली बार कि किसी पिता को रहते ही उसके पुत्र पे शासन काल बैठा दिया गया। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट है दोस्तों, क्या कैकुवाद की लकवा से मृत्यु हो जाती है जिससे तुर्क अमीरों द्वारा शमसुद्दीन की उम्र को दिल्ली प्रशासन के दी बैठा दिया जाता है। इसी के शासन काल में जलालुद्दीन खिलजी आरिज मुमलिक के पद पर रहता है और इसी की हत्या कर सल्तनत की गद्दी पर खिलजी वंश की स्थापना की जिसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सा दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना कैसे, जलालुद्दीन खिलजी आरिज मुमलिक के पद पर रहता है, इसी की हत्या कर दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। इस तरीके से दोस्तों ऐबक वंश अर्थात कुतुब गुलाम वंश की स्थापना खत्म हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग आज देखे हैं गुलाम वंश में दोस्तों कौन से देख रहे हैं, गुलाम वंश में हम लोग टोटल जितने शासक थे बलबन तक हम लोग देख लिए। तो इस तरीके से आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कौन सा, आगे अब हो जाता है दोस्तों खिलजी वंश। अब आगे हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बाद फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो इस तरीके से दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, गुलाम वंश देख लिए, आगे की क्लास में देखूंगा खिलजी वंश। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिए कि क्लास कैसी रही और क्या कमी कब ऐसी रही है, उसको आगे जाकर सुधारा जरूर जाएगा। धन्यवाद।